मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। अब हर एक की तकदीर का ठेका तो मैंने नहीं ले रखा था, मैं खुद अपनी मुश्किलों का शिकार था। बस्ती बस्ती फिरता रहा। अब जिस बस्ती में दाखिल हुआ था वो एक बहुत बड़ी आबादी थी। ज़िंदगी हर तरह से यहाँ रवां दवा थी। मैं ये सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले अपने क़याम के लिए किसी माकूल जगह की तलाश थी, लेकिन अब जेबें खाली थीं। जिन हालात से गुजर चुका था उसके बाद अपने आप को संभालने के लिए बड़ी मेहनत और हिम्मत की ज़रूरत थी। ना जाने कब तक सोचों में डूबा रहा। फिर एक सुनसान सा पार्क मुझे नज़र आया जिसमें बेंचें पड़ी हुई थीं। मैं उन बेंचों में से एक बेंच मुंतखब करके उस पर जा बैठा। बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कान पर मक्खियों की सी भिनभिनाहट सुनाई दी, और फिर यह भिनभिनाहट इंसानी आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर गई और मेरा दिल उछल पड़ा। आवाज़ रजब अली के सिवा और किसी की नहीं थी। मैंने सरगोशी के अंदाज में कहा, रजब अली? यस चीफ। मुझे यूं लगा जैसे बरसों से आग और धूप में तपती ज़मीन पर बारिश हो गई हो। रजब अली के बच्चे, क्या कहूँ मैं तुमसे। रजब अली के दिल में बच्चों की हसरत ही रहेगी चीफ। चुनाचे रजब अली को सिर्फ रजब अली ही रहने दो। तुझे मेरी मुसीबतों के बारे में मालूम है? तुम मुसीबतों के खरीदार हो चीफ, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। रजब अली, मेरी किस बात का बुरा मत मानना, बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे मालूम है चीफ, सब जानता हूँ। इसके बावजूद तू मेरे पास नहीं रह सकता, यही तेरी दोस्ती और गुलामी है। सवाल मुश्किल है और जवाब उससे ज़्यादा मुश्किल चीफ, रजब अली बोला। रजब अली, मैं एक बार फिर मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। ताना दिया तो था तुमने चीफ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अरे उस शैतान जगराजन राज की मौजूदगी में क्या यह मुमकिन है कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं? ना जाने किस किस तरह से तो मैंने अपने आप को जौहर की गंदगी से निकाला है। उस कमबख्त ने उसके बाद जानते हो क्या किया है? क्या किया है? उसने खुद उस जौहर से मेरा बदन निकालकर चीफ अपने पास महफूज कर दिया है, और अब मेरा जिस्म उसके जादू के हिसार में बड़ी पोशीदा जगह रख दिया गया है। उसका ख्याल है कि मैं कोशिशें करके उसके जिस्म को हासिल करने के लिए ज़रूर पहुंचूंगा। ये अल्फाज उसने मुझसे कहे थे। मुझे मालूम है चीफ, उस वक्त मैं तुमसे ज़्यादा फासले पर नहीं था। क्या मतलब? मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन इस तरह पोशीदा था कि वो मुझे तलाश न कर सके। हालांकि वो इतना बड़ा शैतान है चीफ कि अगर ज़रा सा भी शुबा हो जाता कि मैं आसपास मौजूद हूँ तो वो तुम्हें भूल कर मुझे अपने शिकंजे में जकड़ने की कोशिश करता। रजब अली, एक बात बता। हाँ चीफ, पूछो। रजब अली, वो इंसान है और तू जिन? हाँ हूँ। फिर क्या कहना चाहते हो चीफ? क्या तेरा आतिशी वजूद उस इंसान के कब्जे में आ सकता है? एक बात तो बताओ चीफ। हाँ बोल। क्या जिन्नों ने कभी वजीफ़ा पढ़कर किसी इंसान को काबू में किया है? क्या मतलब? मतलब ये कि एक आतिशी मखलूक ने कभी किसी इंसान को कब्जे में किया है? जिन तो इंसानों को अपने कब्जे में करते ही रहते हैं। उस तरह नहीं चीफ, इस तरह जैसे तुमने मुझे कब्जे में किया है। मैंने तेरे लिए कोई वजीफ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन अपने आप को इसका अहल साबित करके मुझे तोहफे के तौर पर तो हासिल किया है। वो अलग बात है। कहना क्या चाहता है चीफ? बहरहाल इंसान को बर्तरी हासिल है, और जहाँ तक शैतान का वजूद है, ये बात तुम भी जानते हो कि शैतान पूरी तरह बाइख्तियार है और इंसान के खिलाफ अमल करता रहता है। अगर उसकी कुव्वतें उसका साथ ना दें चीफ, तो भला उसकी मजाल है कि इंसान पर काबू पा ले। तो जिस तरह रूहानी कुव्वतों को एक बड़ाई हासिल है, उसी तरह शैतान भी अपनी बुराइयों के लिए बेहद पावरफुल है। चीफ, ये गुरु जगराजन राज बहरहाल शैतान का एक रूप है, और शैतान अपने पैरोकारों को शैतानी कुव्वतों से नवाजता रहता है। चुनाचे चीफ, बाज़ जगह शैतानी कुव्वतें बहुत सी कुव्वतों पर हावी हो जाती हैं। गो उनका गलबा तवील और देर पा नहीं होता, लेकिन होता है चीफ। मैं उसके मफलूज हो जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस जहाँ मौका मिला वहाँ दाव मार दूंगा। असल में चीफ, इसके लिए एक मुश्किल पेश आ गई है। जानते हो क्या मुश्किल है वो? मैं क्या जानूँ यार। अगर मैं सिर्फ एक जिन होता चीफ, तो यकीन करो कभी उसका मुकाबला न कर पाता, क्योंकि हमारा तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल अलग होता है, इंसानों का अलग। वो तो एक तवील अरसे तक तुम्हारे साथ रहकर मैंने ये तमाम मालूमात हासिल की हैं, और उन मालूमात के तहत मैं उससे निमट रहा हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तू कहना क्या चाहता है अबे अर्दली? बस चीफ, मेरा बदन तो उसके कब्ज़े में है, लेकिन मैंने रूहानी तौर पर उससे आज़ादी हासिल कर ली है, और किसी भी ऐसे जिस्म को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जो एक ख़ास अंदाज में मेरे चुंगल में फंस सके। रजब अली, इस तरह तो तू मेरे करीब भी रह सकता है। मतलब ये कि कोई भी वजूद इख्तियार करके रह सकता हूँ चीफ, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा है कि मद्दे मुकाबिल क्या है, और वह भी कमबख्त तुम्हें एक लम्हे के लिए नहीं भूलता। सच पूछो, वो एक मोहब्बत करने वाला दुश्मन है। अगर मैं किसी वजूद में उसके कब्ज़े में आ गया और अपनी रूह को अपने जिस्म से ना निकाल सका, तो समझ लो इस बात को कि उसके चुंगल में फंस जाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा,
मगर यार कुर्बो-जवार का माहौल देखने के बाद कम से कम मुझसे मिल लिया करो। चीफ बस तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही लगा हुआ हूँ। जहाँ सूरत हाल को बेहतर देखता हूँ अपनी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचा देता हूँ। लेकिन चीफ अगर मैं फंस गया तो यूँ समझ लो कि मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बहुत सी चीज़ें खो चुके हो तुम, जैसे वो नकाब का मामला। हाँ, क्या तू मुझे दूसरी नकाब मुहैया नहीं कर सकता? नहीं चीफ, उसी की तलाश में हूँ। अगर मिल गई तो एक बार फिर तुम तक पहुँचा दूंगा। काश ये सब कुछ ना होता। नहीं चीफ, ये बात मत किया करो। बस यूं समझ लो जो कुछ होना है उसमें काश वाश की कोई हैसियत नहीं होती, उसे तो भुगतना पड़ता है। तो अब क्या करना चाहिए ये बता। चीफ, इस वक्त तुम पर जगराजन राज का बहुत ज़बरदस्त गलबा है और वह तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम कर चुका है। तो उसका ख्याल है चीफ कि शायद उन मुसीबतों से तंग आकर तुम थोड़े बहुत ज़ेर हो जाओ। अब इस सिलसिले में एक मशवरा देना चाहता हूँ मैं। बोल, क्या करूँ? माहौल को एकदम तब्दील कर लो चीफ। ऐसी जगह घुस जाओ जहाँ तुम्हारे लिए एक बेहतर माहौल भी मुहैया हो जाए और जगराजन राज भी ना सोच सके कि इस वक्त तुम कहाँ हो। उसके पास बेशुमार पुरस्कार अलूम हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात तुम भी मानो कि उन पुरस्कार अलूम से वो फ़ौरन ही तलाश करता हुआ तुम तक नहीं पहुँच सकता, बल्कि उसे तुम्हें तलाश करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। चुनाचे उसकी तवक्को के बरक्स किसी ऐसी जगह घुस जाओ जहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो और तुम उसमें गुम हो जाओ। चीफ, ये तुम पर मुनहसिर है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकता। रजब अली की बात पर मैं गौर करने लगा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ एक बात बता रजब अली, क्या इन मुसीबतों की कोई शाम भी है? रजब अली ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक खामोशी इख्तियार किए रहने के बाद वो बोला, चीफ, बस यही एक बात मेरे बस में नहीं है। क्या मतलब? मैं नहीं कह सकता चीफ कि इन मुसीबतों की शाम कब होगी, कैसे होगी। अगर बता सकता तुम्हें तो इस बारे में यकीन करो ज़रूर बताता। लेकिन जो मशवरे मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम्हारे लिए बेहद कारआमद हैं। उन्हें जहन में रखना, फ़ायदे में रहोगे। चीफ, तुम्हारे नज़दीक बहुत देर तक रहने का मतलब ये है कि जगराजन राज के वीरों को मेरी खबर मिल जाए, इसलिए मुझे इजाज़त दो। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम कल्लाश हो, रकम नहीं है तुम्हारे पास। बहुत बड़ी रकम तो मैं तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। अलबत्ता ये थोड़ी सी रकम रख लो ताकि तुम्हारा काम चल जाए। उसने कहा और मुझे महसूस हुआ जैसे अचानक ही मेरी जेब में वज़न हो गया हो। फिर मैंने कहा, रजब अली असल में। लेकिन रजब अली ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे 2-3 बार पुकारा, लेकिन रजब अली खामोश रहा। बहुत देर तक मैं उसके बारे में सोचता रहा, फिर जेब पर हाथ मारा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, रकम अच्छी खासी थी, इतनी कि मैं 2-3 हफ्ते बहुत ऐशो इशरत से गुजार सकता था। और अब ये रकम मेरे लिए नहायत कीमती थी। मैंने सबसे पहले बाजार से अपने लिए कुछ लिबास खरीदे, एक छोटा सा अटैची केस लिया, एक हमाम में जाकर गुसल किया, लिबास तब्दील किया। वहाँ से निकला तो एक दरमियाने दर्जे के होटल पहुँचा। होटल में अपने लिए कमरा हासिल किया, वेटर को खाने पीने की अशिया का ऑर्डर दिया, खाया पिया और उसके बाद वहाँ से निकल कर फिर वापस होटल आ गया। अब मैं खूब जी भर कर आराम करना चाहता था। दर हकीकत अब से कुछ देर पहले मेरे जहन में ज़िंदगी बहुत तल्ख हो गई थी, लेकिन रजब अली की आमद ने एकदम से दिल को ढारस दी थी और उसका मशवरा भी मेरी समझ में आ रहा था। उस दिन बैठा हुआ अखबार देख रहा था कि ज़रूरत है कि इश्तिहार पर नज़र पड़ी। किसी साहिब हैसियत शख्स को एक हाउसकीपर दरकार था। मेरा इस सिलसिले में कोई तजुर्बा तो था नहीं, लेकिन जो ज़रूरतें लिखी गई थी मैं अगर चाहता तो ज़रूरतों के उस म्यार पर पूरा उतर सकता था। मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये एक दिलचस्प अंदाज इख्तियार करने की कोशिश की जाए और इस तरह काम किया जाए कि हो सकता है जगराजन राज चक्कर में आ जाए। इस फैसले को जहन में रखकर मैंने सोचा कि कोशिश कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। फिर मैं वहाँ से उस इश्तिहार के पते पर चल पड़ा। उस पते को तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और फिर जब मैं उस कोठी के गेट पर पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि इश्तिहार देने वाले मामूली हैसियत के लोग नहीं हैं और वो यकीनी तौर पर किसी हाउसकीपर की ज़रूरत महसूस कर रहे होंगे। मुलाजमा से बात की और उन्होंने मुझे गर्दन हिलाकर अंदर आने का इशारा किया। कोठी इंतहाई वसी थी। सदर गेट से लेकर पोर्च तक एक चौड़ी रविश बनी हुई थी, जिसके दरमियान पक्की सड़क गाड़ी आने के लिए थी। दोनों तरफ 6-6 फुट की चौड़ाई में बजरी बिछी हुई थी। बाएं सिमत एक वसी और रीज लॉन था। दाएं सिमत की पक्की जगह गालिबन पार्किंग के लिए बनी हुई थी। उस रविश के इख्तिताम पर एक इमारत बनी हुई थी और एक बगली हिस्से में मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। दरमियान में एक वसी और रीज फूलों की रविश और उसके बाद हवेली का सदर दरवाज़ा या कोठी का सदर दरवाज़ा। माहौल बड़ा पुरवकार था और इस पुरवकार माहौल में एक इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक शख्स ने मुझसे मुलाकात की। मुझे सर से पांव तक देखा और कहा, क्या नाम है आपका? आकिल रफ़ीक। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है आप उसे सर अंजाम दे सकते हैं? कोशिश कर सकता हूं जनाब। इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन मुलाजमत चाहिए।
अहले खानदान में कौन कौन है? कोई नहीं। क्या मतलब? जो थे वो अब नहीं है। तालीम के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा, तालीम का कोई बहुत अहम मसला नहीं है। और फिर इंसान के अंदर इखलाक की तालीम बुनियादी हैसियत रखती है, हमें ज़रूरत भी उसी की है। आप देखिए, काम शुरू कर दीजिए। असल में मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं बाकायदा इंटरव्यू करता रहूँ। दिल में ये सोचा था कि जो पहला शख्स इस मुलाजमत की तलाश में आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी मेरे म्यार पर पूरा उतरा तो ये मुलाजमत मैं उसे दे दूँगा। आप शक्ल सूरत से एक अच्छे आदमी हैं, बेहतर है कि आप फितरतन भी अच्छे ही साबित हों। मैं अपने भतीजे को बुलाता हूँ, वो आपको मुकम्मल जिम्मेदारी बता देगा तनख्वाह के बारे में, और तय कर लीजिए। आपके जहन में कोई तसव्वुर है? जी। तो बताइए। सिर्फ इतना दे दीजिए जो एक शख्स की ज़रूरत पूरी कर सके। दिलचस्प बात है, आपने कभी अपनी ज़रूरियात का तखमीना लगाया है? जी हाँ। तो बताइए। लिबास, खाना और रिहाइश, उसके साथ अगर कुछ दूसरी ज़रूरियात के लिए भी मिल जाए तो वाह, ना हो तो कोई बात नहीं। गोया आपने बाल फाजे दीगर, रोटी, कपड़ा और मकान की बात की है। हयात अली ने हंसकर कहा। बाद में उन्होंने अपना तारुफ हयात अली के नाम से ही कराया। मैं भी हंसकर बोला, आप यकीन फरमाइए, अभी से ज़्यादा ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की। अगर ज़रूरत महसूस करता तो ज़रूर आपसे अर्ज़ करता। चलिए ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इन मामलात को आप हम पर छोड़ दीजिए। हयात अली ने एक मुलाजिम को बुलाया और उसे कहा, देखो फराज को बुलाओ। फराज हयात अली का भतीजा था, एक नौजवान और शक्ल सूरत से इंतहाई नफीस नजर आने वाला इंसान। बस मुझे देखकर तेजी से आगे बढ़ा, मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहने लगा, चचा जान क्या ये? हाँ, मेरी तुम्हारी बात हुई थी ना रात को, मगर मैं समझता हूँ कि आपकी तकदीर ने यहाँ भी आपका साथ दिया। ये साहिब शक्ल सूरत से बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हैं, आकिल भी हैं और रफ़ीक भी। हमें एक अक्लमंद साथी ही चाहिए था ना चचा जान? फराज ने मेरे नाम की तशरीह करते हुए कहा। एक लम्हे तक तो हयात अली साहिब कुछ नहीं समझ पाए, समझे तो बहुत ज़ोर से हंसे। तुम शायरी शुरू कर दो फराज। क्यों चचा जान, कोई गुनाह किया है मैंने? फराज बोला। बहुत अच्छे लोग मालूम हो रहे थे, जिंदगी के बहुत से तजुर्बात में से एक नया तजुर्बा करने जा रहा था मैं, और यह भी रजब अली की हदायत थी। बहरहाल हयात अली साहब ने कहा, अब ऐसा करो फराज, इन्हें किसी उम्दा सी जगह मुंतकिल कर दो। ये बात तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, बस ऐसा करना, इनके बाकी मामलात भी तुम ही संभाल लो। संभाल लिए, फराज ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह मुझे साथ लिए हुए एक सिमत चल पड़ा। इस हसीन और वसी और इस कोठी के बगली हिस्से में एक शानदार इमारत बनी हुई थी। उसी में एक बड़ा सा कमरा फराज ने मुझे दिखाया और कहने लगा, आपसे पहले जो हमारे यहाँ हाउस कीपर थे उनका नाम नुमान हुसैन था। बेटे मुल्क से बाहर चले गए और फिर एक बेटे ने उन्हें भी बाहर ही बुला लिया, चुनाचे ये जगह खाली हो गई। फराज साहब, एक बार ज़रा मुकम्मल तफसील से मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ समझा दी जाएं। हाँ, क्यों नहीं। आप बेफिक्र हैं मिस्टर आकिल, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारे मोहतरम बुजुर्ग एजाज़ अली साहब हैं। एजाज़ साहब, ये समझ लीजिए कि अपने आप को मुलाजिम कहते हैं, मगर हम उन्हें एजाज़ चचा कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत अरसे से हैं, बल्कि ये समझ लीजिए कि सारी ज़िंदगी ही यहीं गुजारी है। आपके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। जी ठीक। बाकी रहा घर के मामलात, तो 6 माली हैं यहाँ, 2 चौकीदार हैं जो मुख्तलिफ औकात में ड्यूटी किया करते हैं। बावर्ची खाने के 3 मुलाजिम हैं, 2 मर्द और 1 खातून, घर में कामकाज करने के लिए, यानी कुल 14 मुलाजिम हैं यहाँ। आप उनसे उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि किसी को मजबूर करने की इस कोठी में रिवायत नहीं है। आपको भी कोई मजबूर नहीं करेगा, ये सारी तफसीलात हैं। फिर रफ्ता रफ्ता आपका तमाम अफराद से तारुफ करा दिया जाएगा। कोई और कैफियत हो तो बताइए। नहीं तो एजाज़ चचा, आप हमारे इस नौजवान साथी की हर तरह से ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आपको इतराज़ तो नहीं है? नहीं मियाँ, मुझे क्या इतराज़ हो सकता है, एजाज़ चचा ने गर्दन खम करते हुए कहा। और फराज बोला, तो जनाब आप अपने कमरे में तशरीफ़ रखिए, एजाज़ चचा से सारे हिसाब किताब कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वो बाहर निकल गया। क्या उम्दा जगह थी। पता नहीं तकदीर यहाँ किसी नई कहानी का आगाज़ कर रही है या फिर एक आर्जी सहारा है। कोशिश तो करूँगा कि इस सहारे को कायम दायम रखूँ और उस कमबख्त राजन राज को धोखा दूँ जिसने मेरी ज़िंदगी का एक एक पल मुझसे छीन लिया है। देखें आगे क्या होता है। एजाज़ चचा ने कहा, मियाँ, हमारे बारे में यहाँ ये मशहूर है कि हम चाय बहुत उम्दा बनाते हैं, और जब भी कोई हमारे हाथों में या हमारे चुंगल में फंसता है तो हम सबसे पहले उसे अपने हाथ की बनी हुई चाय पिलाते हैं कि वो हमसे मुतासिर हो जाए। क्या आप हमें इसकी इजाज़त देंगे कि हम आपको मुतासिर करें? उनके बोलने के अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, आप मुझे ज़रूर मुतासिर कीजिए एजाज़ चचा। एजाज़ चचा मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। फिर वक्त गुजरने लगा। यहाँ क़याम के दौरान मैंने महसूस किया कि इस शानदार कोठी के रहने वाले दर हकीकत यहाँ रहने के अहल हैं।
आमतौर से ये होता है कि अगर कोई साहिब सरवत हो तो उसका मिजाज भी मुश्किल से मिलता है, लेकिन यहाँ हर शख्स खुश मिजाज था। मुझे यहाँ का तमाम काम समझा दिया गया और मैं बड़ी खुश उसलूबी से अपने सारे फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। एजाज चाचा ने मुझे यहाँ के माहौल से पूरी तरह रोशनास करा दिया। उसने कहा, हयात अली साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका ख्याल रखती हैं। उनके किसी नौकर को उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। अलबत्ता बेगम साहिबा ज़रा सख्त मिजाज हैं। फराज और उनके दोनों भाई भी दिल के बहुत अच्छी हैं। अलबत्ता साइमा बीबी ज़रा माँ की तरह तेज़ मिजाज हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। अगर कोई बात उनकी मर्ज़ी के बिल्कुल ही खिलाफ हो जाए तो अलग बात है, बाकी सब ठीक ठाक है। फराज वाकई सबसे शानदार आदमी था। वैसे साइमा से भी मेरा तारुफ हुआ और मैंने महसूस किया कि एजाज चचा का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। साइमा ज़रा तेज़ मिजाज की मालिक है। मुझ पर भी उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। बहरहाल मेरा काम बड़ी खुश असलूबी से जारी हो गया। फराज आहिस्ता आहिस्ता मुझसे खुलता जा रहा था और उसने बहुत सी बातें मुझसे की। ना जाने क्यों मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। हालांकि इससे पहले भी रजब अली ने मुझे मुख्तलिफ चक्रों में फंसाया। वो था ही चक्करबाज, बस ऐसे ही सारे मसाइल मेरे शानों पर डाल देता। ये बात मैं जानता था कि वो खुद भी मुश्किल में था और उस मुश्किल से निकलने की कोशिशों में मसरूफ़। सारे मामलात अपनी जगह, मेरा यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। मैं ना तो किसी मुलाजमत का ख्वाहिशमंद था और ना मुझे इस मुलाजमत से कोई माली मुफाद हासिल करना था। बस रजब अली ने जो सूरत हाल बताई थी और जिसके तहत मैं यहाँ आया, उसमें अपना वक्त गुजार रहा था। रजब अली को कई बार आवाज़ दी लेकिन उसकी आवाज़ तक नहीं सुनाई दी। चुनाचे मैं मजबूर होकर यही सोच रहा था कि अब इस सूरत हाल को ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लेना चाहिए कि कोई मुश्किल पेश नहीं आए। यूँ खासा अच्छा वक्त गुजर गया। उस दिन मैं अपने मामूलात से फारिग होकर ऐसे ही बैठा हुआ था कि फराज कार में बैठकर निकलता हुआ नजर आया। लॉन में मुझे बैठा देखकर उसने कार को ब्रेक लगाई, मुझे इशारा किया और जब मैं करीब पहुंचा तो वो कहने लगा, आओ ज़रा चलना है थोड़ी देर के लिए, चलोगे? जैसा तुम कहो, मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा, क्योंकि फराज से अब मेरी खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। फराज के साथ कार में बैठकर मैं चल पड़ा। कोई 2 किलोमीटर का फासला तय करके फराज एक दरमियाना दर्जे के मकान पर पहुंचा और यहाँ उसने कार रोक दी। नीचे उतरा। उसी वक्त एक बदशक्ल आदमी आगे बढ़कर फराज के करीब पहुंच गया। जी साहब, उसने कहा। खान, तुम यूं करो कि इसे ये तमाम चीज़ें दे दो। मैंने कल डॉक्टर को उसका मुआयना कराया था। डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ बीमार हैं। ये दवाएं बाकायदगी से उसे इस्तेमाल कराई जाएं। बल्कि ठहरो, जब्बार कहाँ है? अंदर है साहब, मैं बात कर लेता हूँ, उसने कहा। जब मैं फराज के साथ आगे बढ़ा तो खान ने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। आप किधर जाता है साहब? मैंने हैरत से खान को देखा, लेकिन फराज को शायद उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। आने दो, उसने कहा। नहीं साहब, आपके अलावा और कोई अंदर नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ आने दो। सवाल ही पैदा नहीं होता साहब, आप जब्बार से बात कर लो। तुम्हारा दिमाग कुछ खराब हो गया है क्या? साहब, ड्यूटी ड्यूटी होता है, हम अपना ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आप हमारे को हमारा ड्यूटी अंजाम देने से मत रोको। मैं कहता हूँ हट जाओ। हट जाओ खान, जब फराज कह रहा है तो मुझे मत रोको, मैंने कहा। एक कदम आगे बढ़ा ही था कि खान ने अकब से मेरी कमीज़ का कॉलर पकड़ लिया। उसकी बदतमीज़ी से मैं ये अंदाज़ा लगा चुका था कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है। मैं पलटा और ज़रा ज़ोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा। ऐसा ज़ोरदार घूंसा कि वो उछलकर नीचे जा पड़ा और मैं सख्त निगाहों से देखने लगा। उसी वक्त फराज आगे बढ़ा और उसने खान को एक ठोकर मारते हुए कहा, अभी और इसी वक्त ये जगह छोड़ दो, समझे? मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन जवाब में खान ने अपना लिबास से एक लंबा चाकू निकाल लिया। साहब, नमक खाया है, इज्जत नहीं बेचा। हमारा काम जो है वो जब्बार खान से है। हम नहीं जानता आपको, हम किसी को नहीं जानता। जब्बार खान जो हुक्म देता है हम वो करता है। अभी देखो साहब, हमारा काम जो था हमने उसे सरअंजाम दिया, दूसरा काम भी हम सरअंजाम देगा। वो उठ खड़ा हुआ। मैंने फुर्ती से फराज को पीछे खींच लिया क्योंकि फराज मेरे और खान के दरमियान आ सकता था। खान के हाथ में चूंकि लंबा चाकू था, ये चाकू फराज को नुकसान भी पहुंचा सकता था। फराज के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। खान ने मुझ पर हमला किया। लेकिन ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि उम्र गुजरी थी इसी किस्म के हंगामों में। मैंने खान की कलाई पर हाथ डाला, एक घुटना उसके पेट पर रसीद किया और मेरे दोनों हाथों ने खान को पहले से भी कहीं ऊंचा उछाल कर फेंक दिया। खान नीचे गिर पड़ा और इसके बाद या तो वो बेहोश होने की अदाकारी कर रहा था या वाकई बेहोश हो गया, क्योंकि फिर वो अपनी जगह से नहीं उठा। मैंने हाथ झाड़े। फराज हाँप रहा था। वह खुद ज़रा नरम और नाजुक तबीयत का मालिक था और इस सूरत हाल से घबरा सा गया। मैंने उसे देखा और कहा, अगर मुनासिब ना हो तो मैं यहीं रुक जाऊं। उसने खुश होंठों पर जुबान फेरी और बोला, बस 1 मिनट, मैं आता हूं अभी, बस 1 मिनट। और इसके बाद वो अंदर चला गया।
फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आया तो मैंने उसके साथ एक और तवीलुल कामत आदमी को देखा। उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख थीं, मूंछें चढ़ी हुई थीं, बदन बहुत ज़्यादा मजबूत। वो बाहर निकला, खान उसी तरह पड़ा हुआ था और मैं उसकी निगरानी कर रहा था। उसने खान को देखा, फिर मुझे देखा, फिर फराज की तरफ रुख करके बोला, साहब एक बात बोलूँ आपको, बुरा मत मानना। बात तो इसने ठीक ही कहा था, वो हमारा मुलाजिम है, आपका नहीं। तनख्वाह भी इसे हम देता है। आपको पता है हम तो ठेकेदार है, ठेके पर काम करता है। आप ये सब कुछ गलत किया है, अच्छा नहीं किया। देखो जब्बार, मेरे साथ कोई भी आए उसकी एक इज्जत तो होती है, कोई मुकाम तो होता है उसका। मैंने जब कहा था कि उसे अंदर आने दो, क्यों साहब, आपने भी गलत कहा था। अच्छा खैर, अब तुम बताओ क्या करना है। कुछ नहीं करना साहब, हम तो बस एक बात बोलेगा, इसको दोबारा इधर नहीं लाना। या फिर एक और बात मैं आपको कहूँ, आप भी नहीं आना इधर, दूसरे आदमी का बंदोबस्त कर लो। अगर आप कहें तो हम शाह साहब से बात कर लें। हाँ, बेहतर यही रहेगा। आओ और सुनो, इसे संभाल लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, इसको संभाल लेंगे साहब, और आइंदा आप ख्याल रखना। मैं फराज के साथ कार में आ बैठा और फराज कार ड्राइव करने लगा। मैं खामोश था। कुछ देर के बाद फराज ने कहा, असल में मुझे नहीं मालूम था कि यह सूरत हाल पेश आ जाएगी। कोई बात नहीं है फराज, मैं अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकूंगा। आपके रफ़ीक, गलती बस असल में मेरी ही है। आई एम सॉरी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो बात तुम मुझे बताओगे उसके पस मंज़र में कोई वजह ही होगी। फराज बहुत ज़्यादा मुज़महिल हो गया। मैं अपनी रहायशगाह में चला गया। हयात अली से भी हर बात के बारे में पूछना मुनासिब नहीं था, लेकिन पहली बार मुझे इस कोठी के रहने वालों में एक पुरस्रार सी कैफियत का एहसास हुआ। ना जाने क्या चक्कर था। कौन था वहाँ जिसके लिए फराज दुआएं लेकर गया था, और वो दोनों कौन थे जो बहुत ही खतरनाक आदमी मालूम होते थे। हालांकि हयात अली शाह साहब एक नरम खूह और नफीस इंसान थे। ऐसे इंसान का इस तरह के लोगों से क्या फ़ायदा? ये इमारत किसकी मलकियत थी? बहुत से सवालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। फिर मैंने ये सोचकर अपने आप को समझा लिया कि अभी मुझे यहाँ के मामलात में बहुत ज़्यादा मदाखलत नहीं करनी चाहिए। एक पनाहगाह दरकार थी तो यहाँ कुछ वक्त सुकून से गुजार लिया जाए। ये बेहतरीन पनाहगाह है। ना जाने कब तक यही बातें सोचते सोचते नींद की आगोश में चला गया। दूसरे दिन भी ये वाक़या याद आया। फराज से इस बारे में कुछ पूछना तो मुनासिब नहीं था। बेहतर यही था कि कुछ अरसे के लिए इस ख्याल को दिल से बाहर निकाल दिया जाए और अपने तौर पर ये सारी बातें सोचनी छोड़ दी जाएं। लेकिन इंसानी जहन बेईमान होता है। जिस बात से इज्तनाब करने की कोशिश की जाए वो जहन में ज़बरदस्ती घुसी रहती है। कई बार मुझे इन वाक़यात का ख्याल आया। जब्बार ने फराज को भी वार्निंग दे दी थी। बहरहाल, जब तक फराज मुझे इस सिलसिले में खुद कोई बात नहीं करता, मैं इस मसले की छानबीन करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया। उसी शाम एक दिलचस्प लेकिन रोमान अंगेज़ वाक़या पेश आया। मालियों को काम करते देख रहा था। फूलों के हसीन कते यहाँ लगे हुए थे। हयात अली शाह साहब को खूबसूरत फूलों से इश्क था। दुनिया के बहुत से ममालिक से उन्होंने फूल मंगवाए थे और यहाँ उनकी काश्त की गई। इस मकान नुमा हवेली या हवेली नुमा मकान के अकबी हिस्से में फूलों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता। माली इस तरफ का इलाका दुरुस्त कर चुके थे। चूँकि फूलों की हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी थी, अपने अमल के तहत मैं इस तरफ पहुँच गया और यहाँ मैंने एक नौजवान लड़की को देखा जो फूल तोड़ रही थी। हसीन फूलों को उसने बड़ी बेतरतीबी से तोड़ दिया। बाहर के हिस्से में एक बहुत बड़ी कार खड़ी हुई थी। गालिबन मेहमान आए थे और मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की भी यहाँ मेहमान है। एक लम्हे के लिए समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके करीब पहुँच गया। उसे शायद मेरी आमद का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने उसे आवाज़ दी तो वह बुरी तरह उछल पड़ी और उसके हाथ में पकड़े हुए तमाम फूल नीचे गिर पड़े। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा तो मैंने कहा, आपको मुखातिब करने के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ खातून, लेकिन कुछ सवालात मेरे जहन में अटक गए हैं। जवाब देना पसंद करेंगी आप? जी फरमाइए। वो अपने आप को संभाल कर बोली। आप इन फूलों का क्या करेंगी? क्यों? सवाल सवाल होता है और जवाब जवाब। आप सिर्फ जवाब दीजिए। आप मुझसे जवाब देने वाले कौन होते हैं? फूलों का मुहाफिज, मैंने कहा और लड़की जैसे चौंक पड़ी। फिर उसने सुरख सुरख आंखों से मुझे देखा। हसीन चेहरा था, लेकिन चेहरे की बनावट से यह जाहिर होता था कि ज़िद्दी फितरत की मालिक है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आप बेदर्द और जालिम हैं क्या? वो आंखें फाड़ कर बोली, जी। इन फूलों की ज़िंदगी कितनी मुख्तसर होती है खातून। डाल पर खिलते हैं, हंसते हैं, लहलहाते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर एक हवा का झोंका इनसे ज़िंदगी छीन लेता है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को भी आपने वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। आप इन्हें ले जाएंगी, आपस में जोड़कर बेतुकी हरकतें करेंगी और उसके बाद फेंक देंगी। अगर आप थोड़ी सी ज़िंदगी ने और जी लेने देती तो क्या हर्ज था? आप मुझे खिसके हुए मालूम होते हैं।
जी नहीं, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना फूलों का मुहाफिज हूँ। अरे हाँ, एक अच्छा जुमला पूछ रही थी आपसे, आपने बातों में उड़ा दिया। क्या मैं खुद एक फूल नहीं हूँ? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपको डाली से तोड़ना मुश्किल काम है। कोशिश करने में हर्ज भी नहीं है, वो ढिठाई से बोली, पर जल्दी से कहने लगी, अपना नाम तो बता दीजिए कम अज़ कम, या और कुछ नहीं तो मुझसे मेरा नाम ही पूछ लीजिए। नगमा न्याज अली है मेरा नाम, साइमा की दोस्त हूँ, हमारी ख़ानदानी दोस्ती है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। यहाँ मैं। और उसी वक्त मैंने कुछ और लड़कियों को इस तरफ आते हुए देखा। साइमा भी उनके साथ थी और भी 2-3 लड़कियाँ। साइमा ने ज़ोर से आवाज़ दी, नगमा क्या झक मार रही हो वहाँ, इधर आओ। नगमा ने कहा और साइमा बाकी 3 लड़कियों के साथ यहाँ आ गई। ये कौन साहब हैं? मुझ पर रोब जमा रहे थे। रोब? हाँ, मुझे फूलों की ज़िंदगी के बारे में समझा रहे थे और इस बात पर सरजिंच कर रहे थे कि मैंने फूल क्यों तोड़े। आपको इल्म है ये कौन है? साइमा ने मुझसे कहा। मैं जानता हूँ कि इसके बाद आप जाहिर करने की कोशिश करेंगी कि आप इस घर की मालिका हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस घर की मालिका आप नहीं बल्कि हयात अली शाह साहब हैं और मेरी जिम्मेदारी इस घर की हिफाजत है। भाई ये मुहाफिज आज़म तुमने कब रखे हैं? तो खूबसूरत। नगमा फजूल बातों को दुरुस्त करो, चलो आओ और सुनिए जनाब, इस वक्त हम लोग यहाँ हैं, आप उधर जाइए। साइमा ने कहा, अगर इसके बाद एक भी फूल तोड़ा आप लोगों ने तो मैं हयात अली शाह साहब को शिकायत करूँगा। अगर वो आपको इजाज़त दें तो बेशक आप पूरी क्यारी को बर्बाद कर दीजिएगा, लेकिन इसके बाद एक भी फूल ना तोड़ा जाए। मैंने 2 फूल अपने हाथ में उठा लिए। वापसी के लिए पलटा तो फराज नजर आ गया। दूर से खड़ा मुझे देख रहा था। मैं करीब पहुंचा तो फराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये परियों की महफिल में जनाब क्या कर रहे थे? नहीं फराज, देखो उन लोगों ने कितने फूल तोड़ लिए। फूल तोड़ना बुरी बात है, एक के अलावा सबको मुआफ़ी दे दो। फराज ने कहा और मैंने चौंक कर उसे देखा। एक? हाँ, वो जो हल्के फिरोजी लिबास में है। आइए मिस्टर फराज, मैंने कहा और फराज को लिए हुए वहाँ से आगे हट आया। यार क्या वाकई तुमने उन्हें फूल तोड़ने से मना किया था? साइमा भी उनके साथ है। असल में ये जो आई हुई हैं वो साइमा की दोस्त भी हैं और फिर हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं। वो जो मोहतरमा है जिन्हें फिरोजी लिबास में देखा गया है उसका नाम मशाल है। वो हमारी जाने जिगर हैं और हमारे दिल में रहती हैं, लेकिन अफसोस मैं पलट कर उधर नहीं देख सकता। वैसे नगमा साहिबा के बारे में एक बात आपको बता दें, बड़ी दिल फेंक हैं और पता नहीं इससे पहले भी कई जगह दिल फेंक चुकी हैं। तुम्हें कोई चीज़ अपने ऊपर गिरती हुई तो नहीं महसूस हुई? हम हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे। फराज ने कहा, वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कल तुमने जिस शानदार अमल का मुजाहरा किया था उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। ये जंग करना कहाँ से सीखा? हम तो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी हैं और सोचते हैं कि बेहतरीन जंग वही है कि जहाँ झगड़े का इम्कान देखो वहाँ से भाग आओ। वैसे वो दोनों बहुत ख़तरनाक लोग हैं। खैर छोड़ो, हम इन ख़वातीन की बात करते हैं। तो अब कहने में कोई यार नहीं है कि दोस्त तो बहरहाल दोस्त होता है। आपसे तो खैर दोस्ती का कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि वन वे ट्रैफिक ही सही, लेकिन है अक्सर यहाँ है। फराज साहब, आप लोग मेरे लिए बड़ी बाइज्जत शख्सियत के मालिक हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी औकात को मद्देनज़र रखते हुए आपसे हर बात करूँ। मैं आपसे बेतकल्लुफ़ होने की जुर्रत नहीं कर सकता। जुर्रत करो ना भाई। वो जो कहते हैं ना भाई कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, ज़रा अंदर भी तो झांक कर देखो। कह देने को दिल चाहता है, कोई सुनने वाले तो मिले। शायर की एक नज़म की मानिंद हमारे दिल से इश्क का बुखार निकलने के लिए मजबूर करता है। और फिर वो जो कहते हैं ना कि दिल के साथ एक पासबानी अकल की भी ज़रूरत होती है। चलो ठीक है, अगर ज़रा सा घास डाल रही हैं आप तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा हमारे बेशुमार मुफादात आपसे वाबस्ता है। मतलब ये कि अगर तुम हम लोगों से घुल मिल जाओ तो हमारा भी कुछ काम बन जाए। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। दिल तो यही चाहता है कि आपसे बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाऊं। तो यार दिल की बातों पर अमल भी कर लिया करो ना। मैं मशाल के बारे में बताना चाहता था। ये मशाल साहिबा जो है हमारे लिए दिल में चोर रखती हैं और हम इनके लिए दिल में डाकू रखते हैं। यही कहा जाता है ना। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा शायद, लेकिन ज़रा इनके वालिदैन मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, किसी हद तक कदामत पसंद। मशाल को आज़ादाना तौर पर मुझसे मिलने की इजाज़त भी नहीं है। हम लोग पता नहीं क्या क्या बहाने करके एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। वैसे अगर तुम एक काम कर दो तो लुत्फ़ आ जाए। क्या? नगमा न्याज अली से ज़रा दोस्ती कर लो। जी हाँ, फ़ौरन आशिक हो जाएगी तुम पर। इस सिलसिले में बड़ी फ़राक दिल हैं। मैं फिर हंस पड़ा। मैंने कहा, मुझे ये मुकाम हासिल है। मियाँ छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़े हो। मुकाम भला हमारा तुम्हारा क्या मुकाम, बस ऐश करो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर नगमा तुम्हारे चुंगल में फंस जाए तो ये समझ लो कि मशाल से मुलाकात करने में बड़ी आसानी हो जाए।
साइमा की नाक तो माथे के नीचे ही नहीं उतरती, और फिर मैं उससे अपने मकसद का इजहार भी नहीं करना चाहता। कौन जाने कब चाचा जान के कानों में जहरीली हवाएं फूंक दे। खतरनाक लड़की है। मुझे तो आप सिलसिले में मुआफ़ी रखिए फराज। आकिल बददिल मत करो यार। तुम जैसा दोस्त और तुम जैसा साथी अगर मिल जाए तो इंसान को और क्या चाहिए होता है। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं अगर उन खातून से थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी का इजहार करूं और बात हयात अली शाह के कानों तक पहुंच जाए। यार कमाल करते हो, मुलाजमत की है, अपने आप को फ़रोख्त तो नहीं कर दिया किसी के हाथ। अब तुम मुझे बगावत सिखा रही हो। इंसान को बागी होना चाहिए, जो बागी नहीं है वो खुश नहीं है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरे मसले को हल कर दो। मैं तुम्हारे ये अल्फाज कहकर नाक चढ़ाई और घिन खाने वाले अंदाज में बोला, पाँव धो धो कर बिल्कुल नहीं पीऊँगा, क्योंकि इस तस्वुर से ही मुझे नफरत आती है। बाकी जो कहोगे कर लूँगा। सुनो दोस्त, मैं मौका मुहैया करूँगा कि तुम्हें नगमा से मुलाकात के लम्हात फराहम कर दूँ, और उसके बाद मशाल से मेरी मुलाकात का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो जाए। देखो खुदा के लिए मुझे मायूस ना करना, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं मैंने तुमसे। मैं सोच में डूब गया। वैसे तो मेरी यहाँ आमद का मकसद कुछ और ही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या हर्ज है अगर साथ साथ थोड़ी बहुत तफरीहात भी रहें, क्योंकि हुस्न इश्क की दिलचस्पियाँ मेरे सामने बेमकसद थीं। लेकिन यहाँ कदम जमाकर गुरु जगराजन राज के चुंगल से निकलने की कोशिश करने में कोई आर नहीं थी। फिर यह कि इस तरह ज़िंदगी ज़्यादा सहल हो जाती। खुद पर बोझ लादे रखना या इस खौफ का शिकार रहना कि ना जाने क्या सूरत हाल हो, जगराजन राज कब मुझ तक पहुँच जाए। इन तमाम चीज़ों से अपने जहन को आज़ाद रखने के लिए कोई और रोग पाल लिया जाए ताकि उस बीमारी में कुछ कमी वाक़ई हो। उधर वो सिलसिला भी मेरे लिए बायसे दिलचस्पी था, हालांकि इन लोगों का ज़ाती मामला था। वहाँ उस इमारत में किसके लिए इंतजामात किए गए थे, कौन है जिसकी देखभाल के लिए वो ख़तरनाक लोग मुतय्यन कर लिए गए हैं, ये सारी बातें मालूम करना ज़रूरी था। चुनाचे मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया कि जिस हद तक जायज़ तरीके से मुमकिन होगा उस सूरत हाल को मालूम करने की कोशिश करूँगा। वो लड़कियाँ भी जहन में आईं जो बिलाशुबा एक दिलचस्प चीज़ थीं, और बकौल फराज के वो सर पर पड़ने वाली बला तस्वुर की जाती थीं। खैर ऐसी किसी बला को मैं अपने सर क्या लगा सकता था, लेकिन बस ये सोचता था कि कहीं इस अच्छे घर के लोग मेरे बारे में कोई बुरी राय कायम न कर लें। मजमूई तौर पर यह सब मेरे लिए इत्मीनान बख्श था।